गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो क्लास में अपन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें अपन श्रम संघ अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पिछले वीडियो क्लास में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखी थी, जैसे कि समुचित सरकार क्या होती है, कार्यपालिका या कार्यकारिणी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, पदाधिकारी या ऑफिस बीरर्स कौन होते हैं, पंजीकृत कार्यालय रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, पंजीकृत श्रम संघ क्या होता है, रजिस्ट्रार कौन होता है, श्रम विवाद या ट्रेड डिस्प्यूट क्या होते हैं, श्रमिक या कर्मकार वर्कमैन कौन होते हैं, इत्यादि के बारे में जाना था या इनकी परिभाषाओं को अपन ने देखा था। आज की इस वीडियो क्लास में मैं टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए श्रम संघ के बारे में चर्चा करूंगा कि श्रम संघ क्या होते हैं, ट्रेड यूनियन क्या होते हैं और ट्रेड यूनियंस की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहले अपन ये जानने का प्रयास करते हैं कि श्रम संघ क्या होते हैं। तो श्रम संघ अधिनियम की धारा 2H के अनुसार श्रम संघ से तात्पर्य किसी ऐसे अस्थायी या अस्थायी संगठन से है जो मूलतः श्रमिकों तथा सेवायोजकों के बीच अथवा श्रमिकों तथा श्रमिकों के बीच अथवा सेवायोजकों तथा सेवायोजकों के बीच संबंधों का विनियमन करने अथवा किसी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाने के लिए स्थापित किया जाता है तथा इसमें दो या दो से अधिक श्रम संघों का महासंघ परिसंघ भी सम्मिलित है। तो काफ़ी लंबी परिभाषा है धारा 2H में जो बताई गई है श्रम संघ के बारे में। अगर इसको टुकड़ों में बांटकर अध्ययन करें तो श्रम संघ से तात्पर्य किसी ऐसे स्थायी या अस्थायी संगठन से, मतलब श्रम संघ जो संगठन है ये स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं, टेम्परेरी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। और कैसे संगठन होते हैं? जो मूलतः श्रमिकों तथा सेवायोजकों के बीच, इन संगठनों का क्या काम है? जो मूलतः श्रमिकों तथा सेवायोजकों के बीच, सेवायोजकों तथा सेवायोजकों के बीच तथा श्रमिकों के बीच संबंधों का विनियमन करने के लिए बनाए जाते हैं अथवा किसी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाने के लिए स्थापित किया जाता है। मतलब श्रम संघ क्यों बनाए जाते हैं? किसी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाने के लिए स्थापित किया जाता है और इसमें दो या दो से अधिक श्रम संघों का महासंघ या परिसंघ भी सम्मिलित होता है। तो ये श्रम संघ की परिभाषा धारा 2H के अंतर्गत बताई गई है। अब श्रम संघों को विस्तार से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है कि श्रम संघ की क्या विशेषताएं होती हैं। तो श्रम संघों की विशेषताओं को हम जान लेते हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो श्रम संघ की धारा 2H का अध्ययन करने के बाद इसकी कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, श्रम संघ व्यक्तियों का संघ या संयोजन है। श्रम संघ क्या है? व्यक्तियों का संघ या संयोजन है। मतलब श्रम संघ में व्यक्ति होते हैं और व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन होता है, पहली विशेषता। दूसरा, श्रम संघ की इस परिभाषा में केवल श्रमिकों को ही संघ नहीं है बल्कि सेवायोजकों का भी संघ सम्मिलित है। मतलब श्रम संघ की जो परिभाषा धारा 2H में बताई गई है उसके अनुसार श्रम संघ केवल श्रमिकों का ही नहीं बल्कि सेवायोजकों का संघ भी सम्मिलित होता है। तीसरा, श्रम संघ दो या अधिक श्रम संघों के महासंघ या परिसंघ द्वारा भी बनाया जा सकता है। मतलब श्रम संघ अकेला होगा ऐसा नहीं है। श्रम संघ दो या अधिक श्रम संघों के महासंघ
या परिसंघ फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के द्वारा भी बनाया जा सकता है। मतलब श्रम संघ एक से अधिक भी हो सकते हैं, उनको मिलाया जा सकता है। चौथा, यह स्थायी या अस्थायी हो सकता है। मतलब ये टेम्परेरी इन नेचर भी हो सकता है और ये परमानेंट इन नेचर भी हो सकता है। श्रम संघ स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। पांचवा विशेषता है कि इसके मूलतः दो उद्देश्यों में से कोई भी उद्देश्य हो सकता है। मतलब श्रम संघों के मूलतः दो उद्देश्य में से कोई भी एक उद्देश्य हो सकता है। पहला, सेवा योजकों तथा श्रमिकों अथवा श्रमिकों तथा श्रमिकों अथवा सेवा योजकों तथा श्रमिकों के आपसी संबंधों का विनियमन करना, ये पहला उद्देश्य हो सकता है। और दूसरा, किसी व्यापार या महासंघ के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करना। तो इसके मूलतः हम देखते हैं कि दो उद्देश्य हो सकते हैं। क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहला, सेवा योजकों तथा श्रमिकों अथवा श्रमिकों तथा श्रमिकों अथवा सेवा योजकों तथा सेवा योजकों के आपसी संबंधों का विनियमन करना, ये पहला उद्देश्य हो सकता है। और दूसरा, किसी व्यापार या महासंघ के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करना। मतलब किसी बिजनेस या ट्रेड के महासंघ पर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करना, ये इन दो उद्देश्यों में से एक उद्देश्य कोई हो सकता है। एक और इसकी विशेषता है कि इसकी परिभाषा में वर्णित मूलतः शब्द से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसके अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं। मतलब जो परिभाषा में वर्ड यूज़ किया गया मूलतः मतलब प्राइमरीली, कि मूलतः इसके उद्देश्य क्या हैं, वो दो जो अभी अपन ने पढ़े, लेकिन उसके अतिरिक्त भी इसके अन्य उद्देश्य हो सकते हैं। और वो क्या है, किंतु अन्य उद्देश्य जो भी हों वो मूल उद्देश्यों से प्रतिकूल नहीं हो सकते। मतलब मूलतः उसके श्रम संघ बनाने के दो ही उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं? दो, जो भी अपन ने पढ़े कि किसी भी श्रम संघ को बनाने के मूलतः दो उद्देश्य हैं। पहला, श्रमिकों तथा सेवा योजकों के बीच तथा श्रमिकों तथा श्रमिकों के बीच तथा सेवा योजकों तथा सेवा योजकों के बीच संबंधों का विनियमन करना, पहला उद्देश्य। और दूसरा, किसी व्यापार या व्यापार महासंघ के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करना, मूलतः ये उद्देश्य हैं। इन दो उद्देश्यों के अतिरिक्त भी अन्य उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन जो अन्य उद्देश्य होंगे वे मूल उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं हो सकते हैं। ये इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है, इसके उद्देश्य इसके वैध स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। मतलब श्रम संघ के उद्देश्य वैध हैं या नहीं, ये इसके उद्देश्य इसको स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे संघ किसी व्यापार अथवा व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित हो सकते हैं। मतलब जो ऐसे श्रमिकों के संघ बनते हैं वो किसी व्यापार अथवा व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी श्रम संघ का पंजीयन केवल श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत ही करवाया जा सकता है। मतलब जहाँ तक श्रम संघों के पंजीयन का सवाल है, हमने श्रम संघों के पंजीयन के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि किसी भी श्रम संघ का जो पंजीयन है या रजिस्ट्रेशन है वो केवल श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत ही कराया जा सकता है। वो मतलब लेबर लॉस या लेबर एक्ट के अंतर्गत ही कराया जा सकता है। किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत श्रम संघ का पंजीयन व्यर्थ होता है। मतलब आप श्रम संघ का पंजीयन किसी भी अन्य अधिनियम के अंतर्गत कराते हैं तो वो पंजीयन वैध नहीं होता है। श्रम संघ का पंजीयन केवल श्रम संघ अधिनियम, ट्रेड यूनियन जो एक्ट है उसके अंतर्गत ही करवाया जा सकता है। और यदि आप किसी अन्य एक्ट के अंतर्गत श्रम संघों का पंजीयन कराते हैं तो वो व्यर्थ होता है। नेक्स्ट है, किसी भी पंजीकृत श्रम संघ पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सहकारी समिति अधिनियम 1912 तथा कंपनी अधिनियम 1956 या अब हम कह सकते हैं 2013 लागू नहीं होता है। मतलब कोई भी जो पंजीकृत श्रम संघ है उस पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सहकारी समिति अधिनियम 1912 और कंपनी अधिनियम 1956 या वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 लागू नहीं होता है। नेक्स्ट विशेषता है, एक पंजीकृत श्रम संघ
एक कृत्रिम व्यक्ति तथा निकाय निगम होता है। मतलब पंजीकृत श्रम संघ जो है, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। वो निकाय निगम या कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट निकाय निगम होता है। मतलब जब श्रम संघ पंजीकृत हो जाता है तो वो कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन या निकाय निगम बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है। और निकाय निगम या पृथक या कृत्रिम व्यक्ति होने का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि ऐसे श्रम संघों का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट या आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये है कि ऐसे श्रम संघों का अपने जो सदस्यगण हैं उनसे पृथक अस्तित्व होता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। और यह अपने नाम से संपत्ति रख सकता है तथा बैंक में खाता खोल सकता है। मतलब अब क्योंकि श्रम संघ बॉडी कॉर्पोरेट है या आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो अपने नाम से संपत्ति रख सकता है। जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति अपने नाम में संपत्ति खरीद सकता है, श्रम संघ भी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है। तथा बैंक में जो है खाता हम खोलते हैं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर, उसी प्रकार से श्रम संघ भी अपना खाता खोल सकते हैं। जिस प्रकार से एक आम आदमी अनुबंध कर सकता है, श्रम संघ भी अनुबंध कर सकता है। जिस प्रकार से एक आम आदमी दूसरों पर बात प्रस्तुत कर सकता है, उसी प्रकार से श्रम संघ भी दूसरों पर बात प्रस्तुत कर सकता है। कुल मिलाकर कहना यह है कि जब एक श्रम संघ पंजीकृत हो जाता है तो पंजीकृत श्रम संघ एक कृत्रिम व्यक्ति, एक आर्टिफिशियल पर्सन का रूप ले लेता है या कृत्रिम या निकाय निगम बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है। और जब वो कृत्रिम व्यक्ति का रूप ले लेता है तो वो अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व रखता है। वो अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है, वो अपने नाम से बैंक में खाता खोल सकता है, वह अनुबंध कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और बैंक में खाता खोल सकता है और दूसरों पर बात प्रस्तुत कर सकता है। वो दूसरे पार्टियों पर, दूसरे पक्षकारों पर बात प्रस्तुत कर सकता है या उनको स्यू कर सकता है। तो पंजीकृत श्रम संघ एक कृत्रिम व्यक्ति तथा निकाय निगम होता है। नेक्स्ट है और लास्ट विशेषता है कि निम्नलिखित अनुबंधों पर या उससे उत्पन्न समूहों को श्रम संघ अधिनियम प्रभावित नहीं करता है। अर्थात ये श्रम संघ नहीं होते हैं। मतलब निम्नलिखित अनुबंधों पर, मैं अभी जो अनुबंध आपको बताऊंगा, उन अनुबंधों पर या उससे उत्पन्न समूहों को श्रम संघ अधिनियम प्रभावित नहीं कर सकता। अर्थात ये श्रम संघ नहीं होते हैं। अब कौन है जो श्रम संघ नहीं होते हैं? नंबर 1, साझेदारों के बीच अपने व्यवसाय के संबंध में कोई अनुबंध। यदि मान लीजिए कोई साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी का निर्माण करते हैं, साझेदारी का व्यापार करते हैं, तो साझेदारों के बीच जो अपने व्यवसाय के संबंध में कोई अनुबंध होता है उसको हम श्रम संघ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि साझेदारों के मध्य भी अनुबंध का निर्माण किया जाता है। दूसरा, सेवा योजक तथा कर्मचारियों के बीच सेवा के संबंध में किया गया कोई अनुबंध। सेवा योजक तथा कर्मचारियों के बीच सेवा के संबंध में किया कोई अनुबंध श्रम संघ नहीं हो सकता है। यानी जो एम्प्लॉयर तथा एम्प्लॉयज़ या श्रमिकों के मध्य किसी भी प्रकार का सेवा का अनुबंध श्रम संघ नहीं कहा जा सकता। और तीसरा है, किसी व्यवसाय की ख्याति के विक्रय अथवा किसी ऐसे पेशे, व्यापार या हस्तशिल्प के प्रशिक्षण के प्रतिफल के संबंध में किया गया कोई अनुबंध। मतलब किसी व्यवसाय की गुडविल की विक्रय का यदि कोई सौदा किया जाता है या पेशे, व्यापार या हस्तशिल्प के प्रशिक्षण के प्रतिफल के संबंध में किया गया कोई अनुबंध जो होता है वो भी श्रम संघ नहीं होते हैं। तो ये कुल मिलाकर श्रम संघों की अपन ने बात की कि श्रम संघों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हमने इस वीडियो क्लास में श्रम संघों के बारे में जाना कि श्रम संघ क्या होते हैं, धारा 2H में श्रम संघों की परिभाषा को जाना और श्रम संघों की विशेषताओं को जाना। तो मूलतः हम कह सकते हैं कि श्रम संघ जो होते हैं वे स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकृति के हो सकते हैं और इनका जो मेन मकसद है, जो मेन काम है, मूल उद्देश्य है, वो श्रमिकों तथा सेवायोजकों अथवा श्रमिकों तथा श्रमिकों अथवा सेवायोजकों तथा सेवायोजकों के मध्य संबंधों का विनियोजन करना होता है तथा किसी व्यापार या महासंघ के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करना होता है। तो ये श्रम संघों की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में मैं
अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज मैंने आपको श्रम संघों के बारे में बताया कि श्रम संघ क्या होते हैं, उनकी परिभाषा धरोहर 2 इसमें बताई और श्रम संघों की क्या विशेषताएं होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो क्लास में अपन श्रम संघों के पंजीयन की विधि को भी जानेंगे, क्योंकि अपन ने अभी पंजीकृत श्रम संघ के बारे में बात की है। तो श्रम संघों का पंजीयन कैसे होता है, पंजीयन कराने की क्या विधि है और श्रम संघों के बारे में अन्य बातों को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।